अब तक डॉक्टर डूम एक ऐसी टाइम मशीन का इजाद कर चुका था जिससे वो लैटवेरिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सके। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला टेम्परल जंप एक्टिवेट किया, एवेंजर्स ने उस पर हमला बोल दिया और ठीक उसी वक्त रीड रिचर्ड्स ने धोखे से जंप कोऑर्डिनेट्स को बदल दिया और डूम का दिमाग वक्त की दीवारों को चीरते हुए साल 1912 में दुनिया के सबसे बदनसीब जहाज RMS टाइटैनिक में कैद हो चुका है और कुछ ही घंटों में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर समुंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए समाने वाला है। और अब आगे जहाज के डाइनिंग सैलून का माहौल दोबारा शांत हो चुका है, लेकिन डूम का दिमाग तेजी से चल रहा है। उसकी दबी हुई आवाज गूंजती है, उस झिंगुर रीड रिचर्ड्स ने मेरे दिमाग को यहाँ टाइटैनिक में कैद कर दिया है, एक ऐसे शख्स के जिस्म में जिसका कोई वजूद नहीं है। डूम अपने हाथों को देखता है, उसे खुद का आर्मर दिखाई देता है, लेकिन कमरे में बैठे हुए सभी लोग उसे आम कपड़ों में देख पा रहे हैं। वो बड़बड़ाता है, मेरे सारे हथियार जा चुके हैं, मेरी आर्मर मुझसे छिन चुकी है। और उस नामुराद झिंगुर रीड को लगता है कि वह जीत चुका है। डूम धीरे से खड़ा होता है और उलट चुकी टेबल के पास से निकलने लगता है। जहाज के बाकी मुसाफिर बिना किसी फिक्र के अपना खाना खाने और चाय पीने में मशगूल हो जाते हैं। डूम आगे बढ़ते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास अब भी मेरा सबसे बड़ा हथियार मौजूद है, मेरा दिमाग। डूम की इंटेलेक्ट को रोकना नामुमकिन है। वह मुड़ता है और डाइनिंग हॉल से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ता है। वो कहता है, और आज इस मनहूस जहाज पर डूम खुद को फना नहीं होने देगा। और ठीक इसी वक्त बाहर गहरे काले पानी में RMS टाइटैनिक शान से आगे बढ़ रहा है और उसके ठीक सामने एक भयंकर बर्फीला पहाड़ धीरे धीरे उभरने लगता है। जहाज के क्रोनेस्ट से लुकआउट बेल की आवाज गूंजती है। लुकआउट चिल्लाता है, आइसबर्ग सामने है। ब्रिज पर खबर पहुंचते ही ऑफिसर चीख पड़ता है, पूरा स्टारबोर्ड घुमा दो, इंजन्स को रिवर्स करो। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है, अब ये जहाज तेरा बाप चलाएगा झिंगुर, चल हट पीछे। ऑफिसर हैरत और गुस्से से पीछे मुड़कर देखता है, तू ब्रिज पर नहीं आ सकता। डूम बिना उसकी बात को सुने तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है, हट जा लाडले, अब ये जहाज तेरे बाप का है। वो एक जोरदार मुक्के से ऑफिसर को जमीन पर ढेर कर देता है और खुद जहाज की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेता है और कहता है, अगर ये जहाज बर्फ के पहाड़ से टकराने के लिए पीछे मुड़ेगा तो इसका सबसे कमजोर हिस्सा, इसका निचला हिस्सा हुल बर्फ से रगड़ खाएगा और टाइटैनिक अटलांटिक की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाएगा। और सिर्फ डूम जानता है इस समय क्या करना जरूरी है। क्रू के बाकी लोग डर से पागल होकर उसे हटाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। तुम कौन हो? तुम ये क्या कर रहे हो? इस आदमी को मेरे कंट्रोल से हटाओ। डूम उन्हें झटकते हुए कहता है, कभी नहीं, हमें आइसबर्ग से सीधा टकराना होगा जिससे जहाज का सिर्फ कुछ ही हिस्सा टूटेगा। और तभी जहाज का अगला हिस्सा सीधा आइसबर्ग से टकरा जाता है और इस भयानक झटके से पूरा ब्रिज हिल जाता है और सभी क्रू मेंबर्स जमीन पर ढेर हो जाते हैं। लेकिन स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए डूम गरजता है, आज यह मनहूस जहाज नहीं डूबेगा। धमाका शांत होने के बाद टाइटैनिक समुंदर में सही सलामत खड़ा था और तभी डूम की आवाज गूंजती है, टाइटैनिक डूबने से बच गई। मेरे फैसलों की वजह से टाइटैनिक जिंदा बच गई। तुम्हारा कैप्टन सोया हुआ था और फर्स्ट ऑफिसर एक नामुमकिन कोशिश कर रहा था। सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता था। कुछ समय के बाद न्यूयॉर्क के पोर्ट पर रिपोर्टर्स और बड़े बड़े लोग डूम को घेर कर खड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि अगर फर्स्ट ऑफिसर का प्लान चलता तो जहाज बच जाता सर, और अगर टाइटैनिक थोड़ी बहुत जख्मी हो भी जाती तब भी उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकती। रिपोर्टर आगे पूछता है, और उन दर्जनों लोगों का क्या जो जहाज के अगले हिस्से में थे, जो अपने बिस्तरों में ही दब गए? डूम बिना किसी पछतावे के जवाब देता है, वो एक बलिदान था जिसका सम्मान हर उस शख्स को करना चाहिए जो यहाँ मौजूद है। डूम पूरी दुनिया के सामने अपनी शर्त रखता है, और जब हम ऑनर की बात कर ही रहे हैं तो टाइटैनिक के मसीहा के रूप में मैं बदले में दुनिया से एक छोटा सा नजराना चाहता हूँ। दुनिया के सभी देश
लैटवेरिया की मदद करेंगे ताकि उसे उसका सही अधिकार मिल सके और लैटवेरिया को इस कायनात की सबसे महान नेशन की तरह देखा जाए। डूम के इतने बड़े बयान के बाद वहां के मौजूद रिपोर्टर्स और ऑफिसर्स उस पर हंसने लगते हैं। हाँ, लैटवेरिया उस पिछड़े इलाके ब्लैक वाटर की बात कर रहे हो तुम। वह तो अभी तक ठीक से बसाया भी नहीं गया है। ना के बराबर देश है, बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है। एक ऑफिसर गुस्से में आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है, यह मूर्ख है, क्या इसे अंदाजा भी है इसने क्या किया है? अब इसे फांसी पर लटकाया जाएगा। डूम शांत खड़ा रहता है, फिर धीरे से कहता है, वो क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। डूम उस ऑफिसर को पॉइंट ब्लैंक पर ही ढेर कर देता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। डूम आसमान में धीरे धीरे लेविटेट होते हुए कहता है, मैं कोई आम थर्ड क्लास पैसेंजर नहीं हूँ जैसा कि मैं दिख रहा हूँ, और यह बात अच्छे से जान लो, मैं भविष्य से आया एक समय यात्री हूँ, एक टाइम ट्रैवलर जो इस शरीर के अंदर कैद है। डूम बिना रुके एक घुड़सवार पुलिस ऑफिसर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, और मेरा नाम है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। लेकिन तभी डूम के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसका दिमाग वक्त में पीछे खींचने लगता है और टाइम लूप दोबारा शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से डूम के सामने वही नाश्ते की टेबल और वही लोग दोबारा आ जाते हैं। वो एक पल के लिए सब कुछ घूरता है, फिर धीरे से कहता है, उस चिरकुट रीड के हमले से डूम इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इस जहाज को डूबने से बचा भी लेता हूँ जैसा कि मैंने अभी किया, तो मैं लाजमी तौर पर एक ऐसे थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाता हूँ जहां इतिहास में जरूरत से ज्यादा बदलाव चेंबर में जमा हो जाते हैं। ठीक इसी वक्त खिड़की से बाहर दोबारा वही आइसबर्ग नजर आने लगता है और जहाज एक बार फिर उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। डूम आगे कहता है, लेकिन मुझे समय में कहीं और भेजने के बजाय डूम इंजन मुझे इसी मनहूस जहाज की शुरुआत पर वापस भेज देता है, और हर बार टाइम लूप रीसेट होने से मेरी सारी प्रोग्रेस मिट जाती है। और तभी जहाज आइसबर्ग से फिर से टकरा जाता है। डूम समझ जाता है कि वो एक इनफाइनाइट टाइम लूप में फंस चुका है। वो गुस्से और थके हुए दिमाग से सिर्फ एक ही नाम दोहराता है, नामुराद रिचर्ड्स, साले झिंगुर। टाइम लूप के दोबारा शुरू होते ही डूम समझ जाता है कि सिर्फ जहाज के बचाने से बात नहीं बनेगी। वो इस बार एक नई रणनीति बनाता है। जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगेंगे। मेरे पास अब भी वक्त है और हमेशा की तरह मेरे पास एक प्लान है। डूम बिना किसी डर के जहाज के निचले हिस्सों की तरफ आगे बढ़ता है जहां पानी तेजी से भरना शुरू हो चुका था। वो घुटनों तक भरे बर्फीले पानी में चलने लगता है और टाइटैनिक के कोने कोने को छान मारता है। मुझे जहाज पर मौजूद हर एक हथियार को अपने कब्जे में लेना होगा। वह डूबते हुए कैबिन्स के लॉकर्स को तोड़कर उनसे बंदूकें और हथियार इकट्ठे करने लगता है। लेकिन तभी पानी का एक जोरदार झटका लगता है और उसके सामने वाले कमरे से पानी के बीच से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। डूम हैरानी से उस तरफ देखता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो धीरे से कहता है, यह शरीर कमजोर है, मैं इस दरवाजे को कभी नहीं खोल पाऊंगा। डूम ध्यान से देखता है, उसे पानी के अंदर डूबते हुए लोग दिखाई देते हैं। पानी से भरे कार्गो होल्ड में लकड़ी के ढेर सारे क्रेट्स तैर रहे हैं और पानी अब डूम के सीने तक पहुंच चुका है। वो समझ जाता है कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो कहता है, मैं जानता हूं अब क्या होने वाला है। उस झंडुल रीड की चाल में मैं फंसता जा रहा हूं। वो आगे बढ़ता है और हैरत से देखता है जहाज के डूबते हुए हिस्सों में बाकी आम मुसाफिर पानी के अंदर अपनी जान बचाने के लिए तैरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देखते हुए डूम कहता है, जो लोग डूब रहे हैं उन सब में एक चीज हमेशा आम होती है, उनके फेफड़ों में पानी भर जाना और अपने उन आखिरी पलों में तड़पते हुए किसी चमत्कार की उम्मीद करना। लेकिन डूम अलग है, क्योंकि डूम कभी हार नहीं मानता और डूम किसी भी हाल में घुटने नहीं टेकता। पानी अब पूरी तरह उसके चेहरे तक पहुंच चुका है और देखते ही देखते डूम पूरी तरह से डूब जाता है। जल्द ही मेरे फेफड़े जलने लगेंगे और मेरे शरीर का एक एक सेल ऑक्सीजन के लिए चिल्लाएगा। लेकिन डूम कभी अपनी विल के बिना कुछ नहीं करता, और अगर मेरे फेफड़े कभी मिले भी
तो वह पूरी तरह से खाली मिलेंगे, बिना पानी के। और एक बार फिर से डूम के सामने अंधेरा छाने लगता है। डूम पानी के अंदर सांस ना लेकर अपने फेफड़ों में पानी बिना भरे मरना पसंद करता है। और डूम के दम घोटकर मौत चुनने से टाइम लूप एक बार फिर से शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से डूम के सामने वही ब्रेकफास्ट की टेबल और वही चाय का कप आ जाता है। उसकी नजरें चाय पर टिक जाती हैं, जहां वही चेहरा मुस्कुरा रहा है। और तभी डूम को एक नया सच समझ आता है। वो धीरे से फुसफुसाता है, मुझे और डेटा चाहिए। हर एक रीसेट के बाद सिर्फ इतिहास में बड़े बदलाव से ही टाइम लूप रीसेट नहीं होता। इस शरीर की मौत भी मुझे हर बार शुरुआत पर वापस लौटा देती है। एक पल के लिए खामोशी छा जाती है, फिर डूम के होठों पर एक सर्द मुस्कान उभर आती है और वो हंस पड़ता है। रिचर्ड्स, साले नामुराद कनखजूरे, मुझे इस जहाज पर कैद करके तूने मुझे अमर बना दिया है। उसकी आंखों में एक नया जुनून भड़क उठता है। और अब मेरे पास वह चीज है जो किसी भी फतेह से ज्यादा कीमती होती है, वक्त, बेइंतहा वक्त। अब हर एक नया टाइम लूप डूम के लिए एक नई जिंदगी नहीं, एक नई ट्रेनिंग बन जाता है। वो अगले टाइम लूप्स का इस्तेमाल सिर्फ एक काम के लिए करता है, जहाज को समझने के लिए। वो घुटनों तक भरे पानी में खड़ा होकर जहाज के कोने कोने को छान मारता है, हर एक डेक, हर एक कॉरिडोर, हर एक कार्गो होल्ड। और धीरे धीरे जहाज पर मौजूद एक एक हथियार का ठिकाना याद कर लेता है। और इसी बीच टाइम लूप फिर से रीसेट हो जाता है। एक और रीसेट, फिर एक और। लेकिन हर एक रीसेट के साथ डूम का हथियार इकट्ठा करने का सिलसिला चलता रहता है। और जब एक बार फिर टाइम लूप रीसेट होता है और रोशनी वापस लौटती है, तो डूम की आंखों में एक भयानक चमक उभर आती है। अब टाइटैनिक का हर एक कोना कोना, हर एक रास्ता डूम के जहन में हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। वो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, और अब जब सब कुछ तैयार हो चुका है और मैं इस जहाज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुका हूं, तो अब मेरा प्लान एक्शन में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह कहकर डूम आगे बढ़ता है और एक ही मुक्के में सीनियर ऑफिसर को जमीन पर ढेर कर देता है। और हर तरफ मची भगदड़ के बीच अपना हाथ उठाकर कहता है, मेहरबान कदरदान, मेरे पास इस जहाज का हर एक हथियार है और मैं वो तुम्हें देना भी चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनूंगा जो मुझे अपनी सच्ची जुबान देंगे, मेरी वफादारी के लिए और लटवेरिया के लिए। यह सुनते ही टाइटैनिक पर सवार हर एक मुसाफिर की जान हलक में आ जाती है और सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं, हम कसम खाते हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। डूम की जय हो, लटवेरिया की समृद्धि हो। इसके बाद डूम सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जो उसकी वफादारी की कसम खाते हैं, और वही लोग जिंदा बच पाते हैं। टाइटैनिक के डूबने के कुछ घंटों बाद आखिरकार बचाव आ जाता है। RMS कारपैथिया डूम बचे हुए मुसाफिरों के साथ एक लाइफ बोट में बैठकर कारपैथिया पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसकी डेक पर कदम रखता है, उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वो धीरे से कहता है, मैंने एक बार फिर से मान लिया था कि बाकी लोग भी डूम की तरह ऑनर को समझते हैं। मैंने सोचा था यह लोग मुझे वफादारी दिखाएंगे, लेकिन कारपैथिया के क्रू के सामने पहुंचते ही सारे मुसाफिर एक ही पल में पलट जाते हैं और डूम की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाने लगते हैं, यही है वो सरफिरा, इसने टाइटैनिक को डुबाया है। अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर हर एक आदमी, हर एक औरत को बचाने के बावजूद वो मुझे धोखा दे देते हैं। लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं, इसने उन सबको मार डाला जिन्होंने इसके आगे झुकने से मना कर दिया था, यह एक कातिल है। डूम तुरंत समझ जाता है यह लोग न्यूयॉर्क पहुंचकर उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उसे जेल भिजवा देंगे और फिर इतिहास कभी नहीं बदलेगा और टाइम लूप एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और इस बेइज्जती से बचने के लिए डूम एक बड़ा फैसला लेता है। वो कारपैथिया के डेक पर खड़ा हो जाता है और एक आखिरी बार सबकी तरफ देखता है और बिना एक भी पल को गंवाए सीधा गहरे समुंदर में कूद जाता है। और जैसे ही वो समुंदर की गहराइयों में डूबता है, नीचे एक तेज रोशनी चमकती है और टाइम लूप एक बार फिर से रीसेट हो जाता है और डूम का दिमाग दोबारा शुरुआत की तरफ खींचने लगता है। इस बार डूम धीरे से कहता है, हर बार जब टाइम लूप रीसेट होता है तो कुछ लम्हों का अंधेरा छा जाता है और हर बार उस अंधेरे के बाद मुझे पहले से ज्यादा रोशनी नजर आती है।
मेरे जहन को दोबारा शुरुआत तक लौटने की यह प्रोसेस खुद भी कुछ वक्त लेती होगी। और तभी डूम को एक खौफनाक एहसास होता है जब उसका दिमाग एक टाइम लूप से दूसरे टाइम लूप का सफर करता है। तो उस अंधेरे और रोशनी के दरमियान कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जहां वक्त जैसे खुद सांस लेना भूल जाता है। डूम की आंखों में एक नई चमक उभर आती है। वो फैसला करता है कि वो उन्हीं ठहरे हुए लम्हों को अपना मैदान जंग बनाएगा और उन्हीं चंद सांसों के दरमियान अपनी सॉर्सरी का इस्तेमाल करेगा। वो धीरे से कहता है, मुझे मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ नॉलेज और अपनी स्किल्स की ज़रूरत है, और बस इतना सा वक्त कि मैं एक स्पेल को कास्ट कर सकूं। डूम उस अंधेरे और रोशनी के दरमियान अपनी स्पेल कास्ट करता है। प्राचीन जादुई अक्षर उसके इर्द गिर्द मर्राने लगते हैं। वो धीरे से कहता है, यह सच है कि टाइटैनिक पर मेरी जीत अधूरी रह गई थी, लेकिन डूम की जीत जरूर होगी। लेकिन जैसे ही डूम अपनी सॉर्सरी से टाइम लूप का रास्ता बदलने की कोशिश करता है, उसका मैजिक धीरे धीरे बिखरने लगता है। नहीं, मैं डेस्टिनेशन को नहीं बदल सकता। टाइम लूप एक बार फिर से रीसेट हो जाता है और एक बार फिर वही नाश्ते की टेबल, वही चाय का कप और वही लोग। डूम धीरे से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बस दोबारा कोशिश करनी होगी। लेकिन हर एक कोशिश के बाद हर दफा नतीजा वही रहता है। वो धीरे से कहता है, मैं चाहे कितनी भी कोशिशें करूं, खुद को हर बार बंधा हुआ पाता हूं। मेरे टाइम इंजन में आई खराबी मुझे किसी और मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती है। डूम एक बार फिर से नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। और तभी उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। वो धीरे से कहता है, यह मुझे अनंत काल के लिए कैद करने वाली एक बेऐब कैद होती अगर इसका वजूद उस झिंगुर रिचर्ड्स के उन नामुराद हाथों का कर्जदार नहीं होता। और जब मेरे पास तजुर्बे के लिए असीमित वक्त हो तो उस गलती को ढूंढना सिर्फ वक्त का सवाल है। डूम एक बार फिर उस अंधेरे और रोशनी के दरमियान अपना मैजिक कास्ट करता है। इस बार टाइम लूप को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी वापसी को रोकने के लिए प्राचीन रून्स एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो धीरे से कहता है, मैं कोई नई मंजिल नहीं चुन सकता, मुझे बस इस जहाज पर अपनी वापसी को रोकना होगा। मैं अपनी मशीन को जानता हूँ, अगर इस जहाज पर मेरी वापसी का रास्ता बंद हो गया तो मेरी अगली मंजिल बिल्कुल अनजान होगी। मैं किसी भी इंसान के जिस्म में या दुनिया के किसी भी अनजान कोने में पहुंच जाऊंगा, और इस कैद से निकलना अब सिर्फ मेरे हाथ में है। मुझे बस इस टाइम लूप की कमजोरी को ढूंढना है। और डूम उन लोगों में से नहीं जो अपना मकसद अधूरा छोड़कर रुखसत हो जाते हैं। वो धीरे से कहता है, मैं लैटवेरिया की तकदीर को महफूज किए बिना इस कैद से वापस नहीं लौटूंगा। और तभी टाइम लूप एक बार फिर से रीसेट हो जाता है और वही पुरानी घटनाएं फिर से शुरू हो जाती। लुकआउट चिल्लाता है, घंटी बजती है और आइसबर्ग सामने नजर आता है। ब्रिज पर ऑफिसर चिल्लाता है, इंजन्स को रिवर्स करो। लेकिन इस बार डूम पूरे दबदबे के साथ ब्रिज पर खड़ा हो जाता है और कहता है, इंजन्स को रिवर्स नहीं किया जाएगा। ऑफिसर हैरत से पूछता है, तू ब्रिज पे ना आ सके? डूम बिना कोई मौका दिए सीधा ऑफिसर पर तनाव बनाता है, नहीं फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक, मुझे बस तुमसे बेहतर जानकारी है। वो एक ही झटके में ऑफिसर को पॉइंट ब्लैंक पर ढेर कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने इस जहाज को हजारों बार डूबते हुए देखा है और मैं इसे इसके बनाने वालों से बेहतर जानता हूँ। और मैंने इस जहाज की हर एक कमजोरी जान ली है, और उनमें से एक यह भी है कि जैसे ही इंजन्स रिवर्स किए जाते हैं, रडर्स अपनी पूरी क्षमता खो देते हैं। और वही एक गलती हर एक बार टाइटैनिक को उसके रास्ते से दूर ले जाती है। लेकिन आज की रात ये जहाज तेरा बाप चलाएगा। डूम स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से थाम लेता है। मैं इस जहाज को अपने जिस्म की तरह चलाऊंगा, बर्फ से बिल्कुल साफ और हर एक खतरे से दूर। ब्रिज के बाहर खड़ा एक ऑफिसर हैरानी से देखता रह जाता है। टाइटैनिक आखिरी लम्हे में आइसबर्ग को काट कर बिल्कुल उसके पास से साफ निकल जाती है। ऑफिसर दौड़ता हुआ ब्रिज की तरफ आता है। कमाल कर दिया आपने बिल्कुल किताबी तरीके से जहाज को मोड़ा है।
मैंने ऐसी बेमिसाल महारत पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है। ब्रिज के अंदर मैडॉक और दूसरा ऑफिसर खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और स्टीयरिंग व्हील पर डॉक्टर डूम खड़ा था। डूम उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हारे सारे सीनियर ऑफिसर्स मर चुके हैं और अब से तुम वही करोगे जो डूम कहेगा। डूम उस पर पिस्तौल तान देता है और अब सुनो, फौरन किनारे पर टेलीग्राफ पहुंचाओ और उनसे कह दो डॉक्टर डूम ने टाइटैनिक को बंधक बना लिया है और अगर लैटवेरिया को मेरी मांगी हुई मदद नहीं भेजी गई तो हर 10 मिनट में एक बंधक मारा जाएगा। डूम की धमकी के आगे सरकारें झुक जाती हैं और कुछ ही देर के बाद एक ऑफिसर टेलीग्राम का जवाब लेकर भागते हुए आता है और ठीक इसी पल थ्रेशोल्ड पूरी तरह से चेंज हो जाता है और डूम महसूस करता है कि वक्त का बहाव बदल चुका है। और जैसे ही टाइम लूप उसे दोबारा निगलने की कोशिश करता है, डूम तुरंत अपना मैजिक कास्ट करता है और इस बार रास्ता टाइटैनिक की शुरुआत की तरफ नहीं खुलता। डूम धीरे से मुस्कुराता है, इस बार मेरे किए हुए बदलाव मिटेंगे नहीं, मेरा मैजिक काम कर रहा है और मेरे फैसले इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे अहम बात, टाइटैनिक पर मेरी वापसी हमेशा के लिए रुक चुकी है। डूम वक्त के बहाव में तेजी से गिरने लगता है। उसके इर्द गिर्द समय के हर एक आयाम खुलने लगते हैं। हर एक सदी, हर एक दौर, हर एक मुमकिन इतिहास जैसे रोशनी की अनंत धाराओं में बदल जाते हैं। डूम के सामने पूरा ब्रह्मांड और समय की हर एक धारा एक साथ जगमगाने लगती है। वो अपने दोनों हाथों को उस अनंत रोशनी की तरफ बढ़ाता है और धीरे से कहता है, मेरी मंजिल पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरा अगला कदम मुझे कहाँ ले जाएगा, लेकिन मैं उस झिंगुर रिचर्ड्स के बनाए इस कैद खाने से आजाद हो चुका हूँ और अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, इस बार मैं कहाँ जाऊंगा। और अब सीन बदलता है। जुलाई 1775, द सीज ऑफ बॉस्टन। एक सैनिक दौड़ता हुआ फौज के टेंट के अंदर घुसता है। मिस्टर वॉशिंगटन सर। लेकिन टेंट के अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन की जगह डॉक्टर डूम पूरे शाही दबदबे के साथ खड़ा है। डूम ने अमेरिका के होने वाले पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसके आसपास खड़े क्रांतिकारी सैनिक हथियार लिए उसके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और तभी उनमें से एक सैनिक झुककर कहता है, महामहिम, हमें आपके आदेश का इंतजार है। और इसी के साथ पार्ट 2 की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल है, टाइटैनिक के टाइम लूप से आज़ाद होने के बाद डॉक्टर डूम को रोकेगा कौन? इसका जवाब मिलेगा हमें 29 जुलाई को। और तब तक आप डॉक्टर डूम वर्सेस नल की इंटायर स्टोरी लाइन को लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में एंजॉय कर सकते हैं और राइट साइड वाली प्लेलिस्ट में आप नल 2026 की स्टोरी लाइन को एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।